हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एवरेज यानी औसत का छठा और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके पुराने 5 सेशंस जरूर देखिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। अगले सेशन से हम शुरू करेंगे वेरी वेरी टफ क्वेश्चंस और साथ में पीवाईक्यू। मैं आपको बताऊंगा पुराने सालों में प्री में, मेंस में, अदर एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आ रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा हर जगह पर कि अगर आपने ये 6 सेशंस अच्छे से समझे हैं, सीखे हैं, तो कितने भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, आप देखिएगा आप कितनी सरलता से उन्हें कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं काम को। प्रश्न संख्या 23 क्या बोल रहा है ये प्रश्न? 11 विषयों में औसत अंक 50 हैं, प्रथम 6 विषयों में औसत अंक 54 हैं, जबकि अंतिम 6 विषयों में औसत अंक 48 हैं। छठे विषय में अंक बताइए। आप चाहें तो इस प्रश्न को 10 सेकंड से कम में कर सकते हैं, 10 भी ज्यादा बता रहा हूं मैं। अभी करते हैं, देखो फिर दूसरा तरीका देखेंगे। 6 प्रथम 6 शुरू के 6 जबकि अंतिम 6, शुरू के 6 और अंतिम 6, 6 + 6 तो 12 हो गए, जबकि विषय तो 11 लिखे हुए हैं। तो आप सोचिए एक छठा ऐसा विषय जरूर होगा जो दोनों बार काउंट हो रहा है, यानी स्टार्टिंग में भी और अंत में भी। ट्रिक वाला तरीका क्या रहेगा? ट्रिक में कभी डायरेक्ट नहीं देता, समझाऊंगा आपको। देखो सबका हिसाब किताब 50 करना है, ये भी 6 और ये भी 6 है, ये 50 से 4 ज्यादा और ये 50 से 2 कम है। 4 ज्यादा और 2 कम दोनों चूंकि 6 है तो 2 इसमें हिसाब बराबर करूंगा तो 2 ज्यादा हो जाएगा। और 2 ज्यादा कितने हैं? 6 में 6 का दुगना 12, 50 में 12 जोड़ूं तो 62 आंसर आता है। 62 इज द राइट आंसर। ये करने का तरीका कैसे आया वो मैं आपको सिखाता हूं। एक बार बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे। देखो एक कॉन्सेप्ट से हम बात करते हैं। मान लीजिए एक बार के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा पिक्चर बनाता हूं ताकि बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो सके, क्योंकि ये प्रश्न सीख जाएंगे तो फिर इसके जैसे खूब सारे और प्रश्न वो भी सीख जाएंगे। शुरू के 6 विषयों में क्या हो रहा है? जो औसत अंक है वो 54 मार्क्स हैं शुरू के 6 में, और जो अंतिम 6 है उस अंतिम 6 में जो औसत मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स है बताइए? 48 मार्क्स हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार हम सिर्फ फटाफट से कॉन्सेप्ट के लिए सीखते हैं। जरा देखो जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं 6 जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करता हूं तो 6 तो विषय हैं और 54 का औसत है, तो ये 324 मार्क्स बैठते हैं। जबकि अंतिम लास्ट 6 में अगर मैं देखता हूं तो 6 तो विषय हैं, 48 औसत है, तो 288 बैठता है। दोनों को जोड़ता हूं तो 612 हो जाता है। और इसमें क्या हो रहा है जरा देखो, इसमें अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग के 6 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, और अंतिम 6 का क्या मतलब है बताइए? अंतिम 6 का मतलब है 6 7 8 9 10 और 11। यही तो हुआ, ये आखिरी के 6, ये स्टार्टिंग के 6। तो अब जरा देखिए इसमें छठा तो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? तो अगर मैं इसको देखूं, किसी एक 6 को उड़ा दें अगर अपन और गिनती करें 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ो 7 8 9 10 11, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस 612 का क्या मतलब है कि 11 विषय तो पूरे पूरे ले लो, एक बार छठे को शामिल करके, और 6th को और अलग से लो, यानी कि 11 विषय का टोटल प्लस छठे विषय का भी एक्स्ट्रा टोटल, तब मिलाकर 612 आएगा। जबकि जो 11 विषय हैं, 11 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें अगर मैं देखता हूं टोटल मार्क्स, अगर मैं इनमें देखता हूं तो 11 तो विषय हैं और औसत 50 है, तो ये टोटल आता है 550। तो आप सोचो 11 विषय का टोटल 550 है और 11 के साथ में छठा जोड़ता हूं तो 612 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 62। और ये 62 क्या है बताइए? और कुछ नहीं, 6th सब्जेक्ट है। कौन सा विषय है बताइए? छठा विषय है। शुरू के 6 का टोटल 324, आखिरी के 6 का टोटल 288, 6 + 6 12। अब शुरू के छठे में भी छठा आ गया और आखिरी के 6 में भी छठा आ गया, यानी कि छठा नंबर बिल्कुल कॉमन है दोनों के अंदर। तो शुरू के 5, आखिरी के 5 और छठा 2 बार, तो 11 + छठा तो 612 है और केवल 11 सब्जेक्ट 550 है। ये करने का सही तरीका नहीं है, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने का तरीका है। सही तरीका सिर्फ यही है। इधर देखो कितना ज्यादा, 4, कितनों में? 6 में, तो यहां पर 24 एक्स्ट्रा है।
कितना कम? 2। कितनों में? 6 में। 12 कम है। 24 ज्यादा, 12 कम, तो भी 12 ज्यादा है। 60 में 12 जोड़िए तो आंसर क्या बनेगा? 62। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या कहा, यहां पर 4, एक तरफ 54 है, एक तरफ 48 है, तो आपको सिर्फ क्या करना है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट को सीख करिए। मैंने आपको शुरू के जो 5 सेशंस लिए ना, उनमें मैंने बारीकी से इन बातों को ऑलरेडी बता रखा है। अब बार बार बताऊंगा तो जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस है, क्योंकि रिपीटेशन से टाइम वेस्ट होता है। इधर 4 ज्यादा है, सब 50-50 है, तो यहां कितना ज्यादा है? 24। यहां कितना कम है? 2 कम है, तो कितना कम है? 12। नेट एडजस्टमेंट क्या होगा इसका? प्लस का 12। तो आपको इन सब में जो औसत 50 तो था ही था, उसमें अगर मैं 12 जोड़ दूं तो मेरा आंसर क्या बनता है? 62। इसका एक काउंटर पार्ट भी है। काउंटर पार्ट का मतलब क्या है? इस प्रश्न में क्या हुआ? छठा 2 बार शामिल हो रहा है ना? इसमें छठा 2 बार शामिल हो रहा है। ये इसमें भी आ रहा है, फर्स्ट 6 में और लास्ट 6 में भी। अगला प्रश्न जरा देखना। इस प्रश्न को करने के बाद वो जो प्रश्न हमने अभी किया है वो और बेहतर समझ में आएगा। कैसे? वो जरा देखो। 11 विषयों में औसत अंक 50 है, प्रथम 5 विषयों में औसत अंक 48 है, जबकि अंतिम 5 में औसत अंक 47 है। तो छठे विषय में अंक बताइए। पिछली बार छठा विषय 2 बार शामिल हो रहा था और इस बार छठा विषय शामिल ही नहीं हो रहा। तो आपको मैंने क्या सिखा रखा है? मैंने आपको बता रखा है कि अगर मान लीजिए कि 5 लोगों का औसत 50 है और 5 में से 4 का पता है और चारों 50 से कम 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 है, तो ये मिलकर जितने कम है वो जो बच गया वो उतना ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आपस में हिसाब बराबर होगा। अब मैं यहां बात करूं आपसे, तो देखो ये 50 से 2 कम है, 5 विषय है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 का घाटा है। यहां पर 50 से 47 यानी कि 3 कम है और 5 विषय है तो 3 मल्टीप्लाई 5, 15 का घाटा है। 15 का घाटा यहां पर है, 10 का घाटा यहां पर है। 15 प्लस 10 25 का लॉस है। ये 25 का लॉस कौन भरेगा? जो बच गया वो भरेगा। तो जो बच गया वो 50 तो होगा ही होगा, साथ में 25 ये भी भरेगा, तो वो 75 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगर हम यहां समझें तो जरा बोर्ड पे देखिएगा, अपन अगले पेज पर लिख लेते हैं ताकि स्पेस मिलेगी हमारे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसने क्या कहा? ये जो शुरू के 5 है, ये शुरू के 5 है, इनका औसत है 48 मार्क्स, यानी कि 48 अंक। और जो अंतिम 5 है 7 8 9 10 11, इनका औसत कितना बताइए? 47, 47 मार्क्स। और आपसे पूछा गया कि जो छठा है ये क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए। आपको पता है ये सारे 50-50 है, क्योंकि सारे के सारे 11 के 11 सब्जेक्ट्स का एवरेज ऑलरेडी मालूम है 50। तो आप जरा देखिए, तो 50 यानी कि ये जो छठा है इससे 50 तो होना ही चाहिए अपने अधिकार की वजह से। ये जो 5 शुरू के हैं ये 50 से कितना कितना कम है? 2 कम है। तो 2 कम के हिसाब से 1-2 कम है, तो 5 विषय मिलकर के ये लोग अपना 10 का घाटा दिखा रहे हैं। और ये 50 से कितना कम है? 3 कम है और विषय 5 है, तो ये 15 का घाटा दिखा रहे हैं। इधर 15 का घाटा, इधर 10 का घाटा, तो टोटल मिलाकर 25 का लॉस है। तो 25 का लॉस कौन भरेगा? ये भरेगा। तो इसको, इस 6th सब्जेक्ट को 50 तो होना ही पड़ेगा, साथ में इधर 10 कम है, उधर 15 कम है, तो 25 और होना पड़ेगा। तो कितना होना पड़ेगा बताइए? 75। 75 हमारा सही आंसर होगा। आप टोटल नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था 95% प्रश्नों में, बल्कि ज्यादा में, आपको एवरेज में सीखना यही है कि बिना टोटल किए आंसर आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 25। ए, बी तथा सी की औसत आयु 32 वर्ष है। यहां पर 3 लोग हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, और औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक है। बी, सी और डी की औसत आयु 27 वर्ष है। अगर मैं यहां गौर करूं तो ऊपर भी बी और सी है और नीचे भी बी और सी है, तो इनमें अंतर अगर देखते हैं तो ए और डी का बनता है। इनकी औसत आयु 27 वर्ष है। ए और डी की आयु में 3:2 का संबंध बता रहा है,
तो ए की आयु कितनी होनी चाहिए? अगर हम करना चाहें तो 5 सेकेंड्स तो करने के लिए ज्यादा है देखा जाए तो। एक बार जरा पहले अपन शॉर्टकट से ही करते हैं, समझकर देखो। ये 3 लोगों की औसत आयु 32 है और इन 3 लोगों की औसत आयु 27 है। ये 32 और 27 का अंतर कितना है? 5। और ये सारी बारीकियां मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं पिछले सेशंस में। औसत यहां 3 लोगों का औसत 32 है और यहां पर 3 लोगों का औसत 27 है। 32, 32 और 27 में अंतर कितना है? 5। और मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, दोबारा लिख लीजिएगा, पहले तो मैं बता चुका। औसत का अंतर 5 है और यह औसत 3 चीजों का है। तो अगर औसत में 2 लॉट हैं जिनके औसत में अंतर अगर 5 है और वो चीजें 3 है जिनका वो औसत है, तो टोटल में अंतर हमेशा कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। इस बात को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं, आप मेरी बात को समझना। इस प्रश्न पर आते अपन 1 मिनट बाद एक छोटी सी बात सीख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। बोर्ड पे देखना सब लोग। ए टीम है, उसमें 5 खिलाड़ी है, ढंग से समझना मैं जो कह रहा हूं। और ये बी टीम है, इसमें भी 5 खिलाड़ी हैं, ठीक है। इन 5 खिलाड़ियों का टोटल 400 है और इन 5 खिलाड़ियों का टोटल 410 है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये टीम ए है, ये टीम बी है। टीम ए के 5 खिलाड़ियों के टोटल रन बने 400। तो मुझे बताइए इस 400 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो टीम ए का औसत कितना आ रहा है? 80 रन। बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। अगर मैं बात करूं टीम ए के 5 खिलाड़ी कुल मिलाकर 400 रन बनाते हैं, 5 खिलाड़ी कुल मिलाकर 400 रन बनाते हैं, तो 400 में मैं 5 से डिवाइड करूं तो 80 रन औसत आता है। टीम बी के 5 खिलाड़ियों का टोटल 410 है। अगर इस 410 में मैं 5 से डिवाइड करूं, यहां मैंने 400 में 5 से डिवाइड किया, यहां 410 में 5 से डिवाइड करूं तो 80 रन आता है। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब उल्टा मामला है, आपको मैं उल्टा बोलूं, क्या बोलूं? कि टीम ए के 5 खिलाड़ियों का औसत 80 है और टीम बी के 5 खिलाड़ियों का औसत 82 है। तो आप सोचो, इनका औसत 80, इनका औसत 82, क्योंकि इस सवाल में जो हम कर रहे हैं उसमें यह दिया गया है कि 5 खिलाड़ियों का औसत 80। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। आपकी जिंदगी का सवाल है। आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, सीरियसली नहीं लेते, तो फिर यह समय अगर हमने सीरियसली नहीं लिया तो फिर आगे दिक्कतें आएंगी। अगर 5 का औसत 80 और 5 का औसत 82, तो औसत में अंतर कितना है? 2 का। और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर हमें अगर औसत में अंतर 2 का है और औसत 5 चीजों का है, तो टोटल में अंतर हमेशा 10 का आएगा। आप खुद देख लीजिए आपके सामने, इन 5 का टोटल 400, इन 5 का टोटल 410। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह से यहां में अगर बात करूं तो आप सोचिए, इन तीनों का औसत 32 है, इन तीनों का औसत 27 है, तो इन तीनों के औसत में 5 का फर्क है। और जैसे वहां 5 के औसत में 2 का फर्क था, तो टोटल में 10 का फर्क था, 400 और 410। ठीक उसी तरह से अगर यहां औसत में 5 का फर्क है तो टोटल में 15 का फर्क आएगा। यानी ऊपर वाले इन तीनों ए, बी और सी और नीचे वाले तीनों बी, सी और डी, इन लॉट के टोटल में 15 का फर्क आएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, वो 15 का फर्क किसकी वजह से आएगा? बी और सी ऊपर भी हैं, बी और सी नीचे भी हैं, यानी वो 15 का फर्क केवल ए और डी की वजह से आएगा। यानी ए और डी में 15 का फर्क है। ए और डी का अनुपात है 3:2। आप सेशंस देख लीजिएगा, पिछले बैच में मैंने रेशो करवा रखा है और रेशो में सिखा रखा है कि रेशो की चाबी होती है रेशो में 1 का मान निकालना। ए का रेशो 3 है, बी का रेशो, ये डी है सॉरी, डी का रेशो 2 है। और मैंने बताया दोनों लॉट में 15 का फर्क है, तो ये 3 और 2 का अंतर कितना है? रेशो में 1। तो रेशो में 1 की वैल्यू 15 है, तो ए को कितना होगा? ये 45 होगा और बी का कितना होगा? 30 होगा। तो इसने ए की आयु पूछी है, जो उत्तर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ये तो अच्छा तरीका है। लंबा तरीका भी कर सकते हैं। ए बी सी का टोटल कितना होगा? 32 को 3 से गुना कर दो तो 96 हो जाएगा। ए बी सी का टोटल क्या होगा? 96 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इस बी सी डी को 27 को 3 से कर दो तो 81 हो जाएगा। हो जाएगा।
अब ये 96 तो एबीसी का है, 81 बीसीडी का है, इसमें एबीसी में बीसी ऊपर भी है, बीसी नीचे भी है, तो ये 96 और 81 का डिफरेंस है 15। ये किनका डिफरेंस है? ये डिफरेंस है ए और किसका बताइए? डी का। लेकिन इसके लिए हम टोटल कर रहे हैं और मैं टोटल करना नहीं चाहता क्योंकि ये डेटा तो फिर भी आसान है। कल को ये डेटा टिपिकल आएगा जो अगले सेशन से आएंगे, क्योंकि अगले सेशन से मैं पीवाईक्यू और वेरी वेरी टफ ही करवाने वाला हूं, तो फिर आपको तकलीफ आएगी। इसलिए आप इसको इस तरह से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो आंसर क्या दीजिएगा? ए की आयु 45 साल और बी पूछता तो 30 साल। प्रश्न संख्या 26 पर आइए, 26। देखो क्या प्रश्न है। 5 संख्याओं का योग 290 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 48.5 जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 53.5 है। तो तीसरी संख्या क्या है? 2 तरीके हैं करने के, जैसा हमने पहले भी चर्चा की। पहले तरीके हम क्या कर सकते हैं? 2 संख्याओं का टोटल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 97 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 107 आएगा। ये तो थोड़ा छोटा है, 5 ही नंबर है। कल को ये 5 की जगह ये 25 भी हो सकता था और ये शुरू के 12 और आखिरी के 12 भी हो सकते थे। ऐसे में डेटा थोड़ा और बढ़ जाता। एक तरीका तो ये है, जो 5 संख्याओं का टोटल है उसमें से हम अगर 4 संख्याओं का टोटल घटा दें तो आंसर आ जाता है ना। दूसरा तरीका क्या है वो जरा देखिए फटाफट से। ये 5 संख्याओं का औसत 290 है, ये तुरंत समझ में आता है। इसमें 5 से डिवाइड तुरंत होता है कि ये 58 बैठना चाहिए। क्या बैठना चाहिए? 58, क्योंकि 290 में 5 से डिवाइड करें तो ये तुरंत आता है 58। अगर ये 300 होता तो 60 हो जाता, 10 कम है, 10 को 5 हिस्सों में बांट दीजिए, 2 कम हो जाएगा 58। अब मैं यहां बात करूं तो मैं क्या देखता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5 और इन सब का औसत 58 बैठना चाहिए, 58 बैठना चाहिए। जो शुरू के 2 हैं वो अपना औसत क्या बता रहे हैं? 48.5, 48.5, और जो अंतिम 2 हैं वो औसत क्या बता रहे बताइए? 53.5। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप सोचो इसको 58 तो होना ही पड़ेगा, साथ में क्या होना पड़ेगा? देखो इस 58 के हिसाब से हर कोई 9.5 कम है। 58 माइनस 48 10 होता, 0.5 और कम करो, 9.5 और 9.5 कितना था? 19। तो 19 तो इधर शॉर्ट पड़ रहा है, 19 तो इधर शॉर्ट है, और इधर मैं बात करूं 58 से इसको एडजस्ट करूं तो 4.5, 4.5 एक में तो 4.5 4.5 9, तो 9 यहां पर शॉर्ट है, 19 यहां शॉर्ट है, 9 यहां शॉर्ट है, तो 28 शॉर्ट है। और 28 की मैं बात करूं तो ये 86 आंसर होना चाहिए। 86 की सॉरी 96 क्या होना चाहिए? 86 ही बनेगा। एक बार दोबारा देखिएगा जरा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 5 संख्याओं का औसत 290 आ रहा है, यहां पर शुरू के 2 48.5 है, यानी कि हर कोई 9.5 कम है, तो यहां पर 19 का फर्क है, कोई डाउट नहीं। और यहां मैं बात करूं तो 4.5 4.5 9 का फर्क है, 19 और 9 28 का फर्क है। तो 58 में अगर मैं 28 जोड़ता हूं तो ये कितना बनता है? 86 बनता है। 86 आंसर आप सही कर लीजिएगा। कुछ गलती हो रही है यहां पर तो आप कोई भी ऑप्शन को चेंज कर लो, ये दूसरे ऑप्शन को 84 की जगह क्या कर दीजिए? 86 कर दीजिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे? दूसरी बात और क्या कर सकते थे? गलत तरीका क्या हो सकता था? देखो ये जो पहली 2 संख्या है ये 48.5 और 48.5 यानी कि 97 है कुल मिलाकर के, और यहां पर ये 53.5 और 53.5 यानी कि 107 है। अगर मैं यहां बात करूं तो जरा देखिए ये मिलकर 204 हो गया और 204 ये हो गया, और टोटल ये तो शुरू की 2 हो गई और ये आखिरी की 2 हो गई, तो 4 संख्याओं का टोटल तो ये है और 5 का योग 290 है। तो जो तीसरी बच गई वो क्या होगी? वो 290 में से 204 घटा दीजिए तो क्या बचेगी? 86। तो आपको ऐसे भी टैली हो गया कि ऑप्शंस में गलती है, ये 84 नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? 86 आना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात को समझ पा रहे। अगले प्रश्न पर आइएगा, प्रश्न संख्या 27। देखो क्रिकेट की 10 पारियों का औसत 50 रन है, 11वीं पारी खेलने के बाद औसत 60 रन हो जाता है, तो 11वीं पारी में बने रनों की संख्या बताइए। तो 11वीं पारी खुद अपने लिए 60 बनाएगी, बाकी 10 पारियों का 10-10 बढ़ा देगी, तो 160 रन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। यह प्रश्न आपको याद हो तो मैंने पिछले सेशन में आपको 6 ऐसे प्रश्न लिए थे, पिछले से पिछले सेशन में
6 लगातार प्रश्न लिए थे, यानी कि वो सेशन नंबर 4 होना चाहिए एवरेज का। उसमें मैंने क्या बात बताई थी, किसी के आने पर औसत का बढ़ना, किसी के आने पर औसत का घटना, किसी के आने पर औसत का बढ़ना और आने पर औसत का घटना, फिर जाने पर औसत का बढ़ना और जाने पर औसत का घटना, और पांचवा था आने जाने पर औसत का बढ़ना, और छठा था आने जाने पर औसत का घटना। तो कुल मिलाकर के 6 हमारे सामने सिचुएशंस थी। अगर हम यहां बात करें तो जरा देखिए, 10 पारियों का औसत हमारे पास 50 रन है। तो देखिए 10 पारियां, 10 इनिंग्स, इनका औसत चल रहा है 50 रन। जैसे ही 11वीं पारी खेली, औसत कितना हो गया 60। तो उसने बोला कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए। तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज सिखा चुका हूं कॉन्सेप्ट में कि 10 पारियां 50 दिखा रही थी और 11वीं पारी 60 नहीं दिखा रही। 11वीं पारी में 60 नहीं बने, अब 11 की 11 पारियों का औसत 60 हो गया, यानी ऑल 11 इनिंग्स का औसत 60 हो गया। तो क्या हुआ, 11th इनिंग्स में 60 तो बने हैं 11th इनिंग्स के लिए, और जो बाकी की 10 पारियां थी उनको भी 50 से बढ़ाकर 60 कर दिया। तो 10 पारियों का 10-10 और बढ़ गया, तो 60 प्लस 100 यानी कितना होगा बताइए, 160 रन, 160 रन्स जो हैं वो 11वीं पारी में बनने चाहिए। और अगर गलत तरीके की बात करें, मैंने आपको सिखाया था गलत तरीका भी, क्योंकि कभी कहीं फंस जाएं, अटक जाएं, तो सब पता होना चाहिए। तो मैंने कहा था देखो, ओल्ड ग्रुप में कितनी पारियां हैं 10, उनका औसत कितना है 50, तो टोटल कितना हो गया 500। नए ग्रुप में कितनी पारियां हैं 11, औसत कितना है 60, 11 को 60 से करो कितना हो गया 660। तो पहला टोटल 500 है, दूसरा टोटल 660 है, तो दोनों का अंतर कितना होगा 160 रन। यानी कि जो 11वीं पारी है उसमें जो रन बने हैं वो कितने बनेंगे 160, 160 रन। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 28। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 50 है, उसका न्यूनतम और अधिकतम रन क्रमशः 10 और 130 है, शेष पारियों का औसत रन क्या होगा। आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है। 10 पारियों का हिसाब औसत में 50-50 मिल रहा है, न्यूनतम और अधिकतम 2 पारियों में 10 और 130 है, यानी 140 रन है। तो अगर 2 पारियों का हिसाब क्या बनता है, अधिकार तो 50-50 का चल रहा था, तो अगर 2 पारियां 50-50 के हिसाब से 100 होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 10 और 130 यानी 140 है, यानी कि 40 रन इन 2 पारियों में इनके अधिकार से ज्यादा है। तो ये 40 रन बाकी की पारियों में कम पड़ेंगे, बाकी की कितनी पारियों में 8 पारियों में कम पड़ेंगे। तो 8 पारियों में अगर मैं 40 रन को बांटूं तो हर पारी में 5-5 कम पड़ेंगे और 5-5 कम पड़ेंगे, तो शेष पारियों में 50 - 5 यानी कि 45 रन हमारा आंसर आएगा। इधर जरा बोर्ड पे देखिएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 पारियों का जो औसत है वो कितना बताया जा रहा है 50 रन। 50 रन इन 10 पारियों का औसत है। न्यूनतम और अधिकतम रन यानी कि 2 पारियां ऐसी, एक वो इनिंग्स जिसमें सबसे कम रन बने, एक वो इनिंग्स जिसमें सबसे ज्यादा रन बने। मान लेते हैं वो इनिंग्स थी सपोज 1 और 2, कोई भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, पहली और दूसरी मान लो, चौथी पांचवी मान लो, कोई भी 2 मान लो। इन 2 इनिंग्स में क्या हो रहा है, इन 2 इनिंग्स में अगर हम देखें तो आपके 140 रन बन रहे हैं, जबकि इन सब का हिसाब किताब 50-50 का बन रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो ये 2 इनिंग्स अपने साथ में 40 रन ज्यादा बना रही हैं, क्योंकि हर इनिंग्स का जो हिसाब किताब है वो 50-50 है, और यहां पर ये 140 है तो 100 ही होना चाहिए, 40 एक्स्ट्रा है। तो ये जो 40 एक्स्ट्रा है ये 40 इन 8 इनिंग्स में कम पड़ेगा। तो 8 में कम पड़ेगा तो हर किसी में कितना कितना कम पड़ेगा, 5-5 कम पड़ेगा। तो बाकी की जो 8 इनिंग्स है उनमें 50 नहीं, 50 में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी आपको कितना मिल पाएगा 45 हिसाब मिल पाएगा। मैंने आपको कई बार बता रखा है, अगर आपको 2 ही तरह के प्रश्न बनते हैं, या तो औसत निकालना पड़ता है या औसत दिया जाता है।
यहां औसत आपको दिया जा रहा है, औसत दिया जा रहा है, तो एक लॉट पता है, अगर वो अपने अधिकार से ज्यादा है तो जो बच गया वो कम होगा। उल्टा हो जाता, कल को मान लो कि ये पहली और दूसरी पारी का टोटल मिलाकर 60 ही होता, सपोज इन दो पारियों का रन मिलाकर के केवल 60 होता, तो अधिकार तो इनका 100 होना चाहिए था। अगर ये 60 है तो 40 कम पड़ गया, तो 40 यहां कम होता तो 40 यहां ज्यादा हो जाता, और उस केस में फिर आंसर हमारा 45 नहीं बल्कि 55 आ जाता। तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन यही आपकी जो एवरेज यानी औसत है उसकी जड़ को मजबूत करेंगे। प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं, जरा देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 120 छात्रों के औसत अंक 32 हैं, 120 स्टूडेंट्स है, 120 स्टूडेंट्स, उनके औसत अंक 32 हैं। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक 38 हैं और अनुत्तीर्ण फेल होने वाले छात्रों के औसत अंक 20 हैं, तो पोस्ट पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स in a certain examination is 32 if the average marks of pass candidates is 38 and that of the failed candidates is 20, what is the number of candidates who pass the examination? अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका तो हमें आंसर निकाल के देगा 5-7 सेकंड में देगा, बिल्कुल देगा। दूसरा लंबा तरीका है। तो अगर हम यहां बात करें, लंबा तरीका जो है वो क्या है, एक बार वर्बली सुन लो। लंबा तरीका ये है, खतरनाक वाला तरीका, कि जो पास होने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या हम x मान लेते हैं। मैंने कहा ये गलत तरीका है, बोलकर छोड़ रहा हूं। पास होने वालों की संख्या हम x मान लेते हैं, तो फेल होने वाले कितने बचेंगे? फेल होने वाले बचेंगे 120 माइनस x, क्योंकि 120 तो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो पास और फेल दोनों वाले हैं। तो अगर x बच्चे पास हुए तो 120 माइनस x बच्चे क्या हुए? फेल हुए। अब टोटल मार्क्स कैसे आएंगे? पास होने वालों के 38, तो x मल्टीप्लाई 38, ये पास होने वालों का टोटल हो गया। फेल होने वालों का कितना आएगा? फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 120 माइनस x मल्टीप्लाई 20, ये फेल होने वालों का टोटल हो गया। इन दोनों को जोड़कर बराबर कर दो टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 120 मल्टीप्लाई 32। अब यहां पर ये क्या है? ये इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है, एक ही तो वेरिएबल है x। तो आपको जब एक ही इक्वेशन और वेरिएबल भी एक ही है तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, और x का मतलब पास होने वाले आ जाएंगे, तो 120 में से उनको घटाने से फेल होने वाले भी आ जाएंगे। लेकिन ये गलत तरीका। अच्छा तरीका क्या होगा? दुनिया में जब भी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दुनिया में जब भी दो अलग अलग इफेक्ट दिए जाएं और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट भी अवेलेबल हो, तो हमेशा हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। अब एलिगेशन कैसे करेंगे? देखो, पास होने वाले स्टूडेंट्स और फेल होने वाले स्टूडेंट्स, पास होने वालों के एवरेज मार्क्स कितने? 38 मार्क्स। फेल होने वालों को कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स। और इन सब का औसत कितना आ रहा है? 32 नंबर, ये दिया हुआ है आपको। तो आपको इनका डिफरेंस निकालना, ये कितना है बताइए? हायर माइनस एवरेज 6 और एवरेज माइनस लोअर कितना बताइए? 12। यानी कि 12 और 6 2:1। और ये हमेशा जो इंफॉर्मेशन है वो भले ही पास फेल के मार्क्स बता दे, लेकिन ये रेशो हमेशा स्टूडेंट्स की संख्या का ही बताएगा, ऑलवेज। कितने बच्चे हैं? 120। 120 को बांट दीजिए आप 120 को 2:1 में, तो ये 80 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो आपको पास होने वाले बच्चे दिख रहे हैं 80 और जो फेल होने वाले दिख रहे हैं वो 40। तो इसने क्या पूछा? पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? तो पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? 80 यहां पर होनी चाहिए। उम्मीद है मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक तरफ पास होने वालों के मार्क्स हैं, एक तरफ फेल होने वालों के मार्क्स हैं, और बीच में दोनों के औसत मार्क्स हैं। तो आप क्या करेंगे? हायर माइनस एवरेज 6 आ गया, एवरेज माइनस लोअर 12 आ गया, और 12 और 6 का जो मैं रेशियो निकालूं तो 2:1 है, और जो 2:1 है वो क्या है? पास और फेल होने वालों का अनुपात है। और अनुपात है तो आप बांट दीजिए 120 को, 80 और 40 हमारा आंसर बनेगा। बट इसने केवल पास होने वाले पूछे हैं तो आप 80 आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइएगा, 30 नंबर क्वेश्चन। एक और प्रश्न इसी तरह का, सेम पैटर्न का, और इसके अगले प्रश्न को आप जरूर देखिएगा
क्योंकि वो बहुत जबरदस्त होगा। इसका एडवांस पार्ट अभी आज ही करेंगे। जरा देखो, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपए है। सभी यानी कि ऑल। जैसे मान लीजिए कभी कोई कहे, जैसे ग्रुप एक्स का एवरेज ये है, ग्रुप वाई का एवरेज ये है, और दोनों का कंबाइंड एवरेज ये है। हर लड़के को इतनी चॉकलेट मिलती है, हर लड़की को इतनी चॉकलेट मिलती है, कंबाइंड इतनी मिलती है कि नहीं? जयपुर का एवरेज ये है, पूना का एवरेज ये है, कंबाइंड एवरेज ये है। कोई भी दो अलग अलग चीजें हो, तीन अलग अलग चीजें हो, चार अलग अलग चीजें हो, और उन सब के कंबाइंड इफेक्ट भी अवेलेबल हो, हमेशा हमेशा हम एलिगेशन का ही प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं दो पार्ट हो, तीन चार भी हो सकते हैं। वही लेंगे हम अगले प्रश्न में। जरा देखिए, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी ऑल श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपए है। आगे क्या बोला? इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 है, जबकि शेष जो है उनका 6,000 है। तो इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या बताइए। तो एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स दैट इज 8,000, और उसने कहा जो 7 टेक्नीशियंस हैं उनकी सैलरी 12,000 है, और एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट, जो दूसरा पार्ट बच गया, वो 6,000 है। तो आपको क्या करना है? एक पार्ट ऐसा है जिसकी सैलरी 12,000 है, दूसरा पार्ट ऐसा है जिसकी सैलरी 6,000 है, और ये सारे जो भी है उनकी सैलरी 8,000 है। तो आप एलिगेशन में यही करते हैं, 12,000 और 6,000 मिलकर के ये जो आएगा, ये 12,000 भी नहीं हो सकता और 12,000 से बड़ा भी नहीं हो सकता, ये 6,000 भी नहीं हो सकता और ये 6,000 से छोटा भी नहीं हो सकता। आप सोचो, 50 रुपए किलो वाला चावल और 60 रुपए किलो वाला चावल मिलकर के 60 भी नहीं बना सकते, और 60 से बड़ा भी नहीं बना सकते, क्योंकि 60 बनाएंगे तो 50 वाला इसमें 0 है। ये 50 भी नहीं बना सकते, 50 से कम भी नहीं बना सकते। 50 और 60 वाला चावल मिलकर एलिगेशन में 50 से जरा सा ज्यादा और 60 से कम ही बनाएंगे। ये हो सकता है कि 50 के बहुत पास हो 50.5, या 60 के बहुत पास हो 59.75, या कहीं बीच में हो, लेकिन 50 और 60 मिलकर 50 से नीचे नहीं बना सकते, 60 से ऊपर नहीं बना सकते, और 50 और 60 भी नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं 50 और 60 के बीच में बनाते हैं। यही एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कैसे काम होता है? हायर माइनस एवरेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 12,000 उधर लिख दो, 6,000 हायर। देखो, इन दोनों में से जो एक बड़ा है और एक छोटा है, ये वाला कहीं ना कहीं उसके बीच में, ये 9,500 भी हो सकता था, ये 6,100 भी हो सकता था, लेकिन ये 6,000 से बड़ा होता पक्का, और ये 12,000 से छोटा होता। तो मैं कहता हायर माइनस एवरेज कितना हो गया? 4,000, और एवरेज माइनस लोअर कितना होता? 2,000। ठीक है, तो 2 और 4 का मतलब है 1:2, और 1:2 ये टेक्नीशियन है और ये बाकी के लोग हैं। जो टेक्नीशियन है उनकी संख्या आपको बता रखी 7, यानी इस एक की वैल्यू कितनी है? 7, और रेशो में आप जानते हैं अगर एक की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू क्या बताइए? 14, यानी कि जो टेक्नीशियन है उनकी संख्या 7 है और जो बाकी लोग हैं उनकी संख्या 14 है। और इसने क्या पूछा है? उसने पूछा है इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आप आंसर दीजिएगा 21, यानी कि 21, क्योंकि टोटल संख्या पूछी है। कई बार हम इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि जो आंसर निकलता है वही दे देते हैं। आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि उसने पूछा क्या है। उसने क्लियर कट पूछा है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज, तो दैट इज नथिंग बट 21। प्रश्न संख्या आप आइए 31 की तरफ। 31 नंबर प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। कक्षा ए, बी और सी में औसत अंक 72, 79 और 83 हैं। कक्षा ए और बी के औसत अंक 75 हैं और कक्षा बी और सी के औसत अंक 80 हैं। सभी 3 कक्षाओं के संयुक्त औसत अंक ज्ञात करें। दैट्स ए फैंटास्टिक क्वेश्चन। आपके एसएससी सीजीएल में कई बार, अनेकों बार ये प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। डेटा अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न यही है। हो सकता है 3 नहीं बल्कि 4 लॉट हो। अब आप इसको देखिए कितनी सरलता से हम इस काम को कर सकते हैं। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखो, कक्षा ए, कक्षा बी और कक्षा सी, इन तीनों के जो औसत अंक हैं वो है 72,
वो है 79 और वो है 83। ये तीनों के औसत अंक हैं, ठीक है। इसने कक्षा ए और बी के औसत अंक 75 बताए हैं। कक्षा ए और बी के औसत अंक 75 बताए हैं। तो मैं यहां आपसे बात करूंगा सिर्फ इस ए और बी के बारे में। तो यहां में ए और बी में जो छात्रों की संख्या है उसका अनुपात निकाल सकता हूं एलिगेशन के द्वारा, जो मैंने आपको पिछले 2 प्रश्नों में भी बताया। ए का औसत 72 है, बी का 79 है और सी का 83 है। ए बी सी में औसत 72, 79 और 83 ऑलरेडी दिया हुआ है। कक्षा ए और बी का औसत 75 दिया हुआ है। ए और बी का औसत 75 दिया हुआ है और बी और सी का औसत 80 दिया हुआ है। अपन बी और सी की बाद में बात करते हैं। बी और सी का औसत क्या दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है, 80। तो जरा एक बार मेरे साथ चलिए, एक बार मुझे ए और बी का रेशियो निकाल दे। हायर माइनस एवरेज, 79 में से 75 घटाओ तो 4 आएगा और 75 माइनस 72 कितना होगा? 3। यानी कक्षा ए और बी के जो बच्चे हैं, ए और बी के जो बच्चे हैं उनका अनुपात 4 और 3 है। अनुपात इधर में बी और सी की बात करूं तो 79 और 83 बी और सी है और बी और सी का औसत 80 है। तो ये हायर माइनस एवरेज क्या होगा? 3 और ये कितना होगा? 1। यानी कि बी और सी का जो अनुपात है वो 3 अनुपात क्या बताइए? 1 है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए बी और सी की जो, क्योंकि बी तो कॉमन मिल रहा है 3 और 3, तो मैं कह सकता हूं 4 अनुपात 3 अनुपात 1 है। अब मैं अगले पेज पर जाता हूं तो आपको समझा सकूं। देखो, कक्षा ए, कक्षा बी और कक्षा सी, इनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 72, 79, 72, 79 और 83 है। बताइए ऐसा है कि नहीं? 72, 79 और 83 है। और जो संख्या वो 4, 3, 1 में है। 4, 3 और 1 में ये रेशो है, हालांकि ये रेशो है नंबर। तो इसने पूछा कि पूरी क्लास का एवरेज क्या आएगा। तो आपको मैंने ये बता रखा है कि अगर इन तीनों में 40 बच्चे, 30 बच्चे और 10 बच्चे होते, 4000 बच्चे, 3000 बच्चे और 1000 बच्चे होते। मैंने पिछले सेशंस में ये बातें बारीकी से सिखा रखी है कि तीनों, चारों, पांचों कक्षाओं में जितने भी बच्चे हों उनकी संख्या को काटकर जो सिंपलेस्ट रेशियो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप इसका लॉजिक सीखना चाहते हैं तो पुराने सेशंस देख लीजिए, मैंने बारीकी से बता रखा है। अब आपको क्या कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है कि साहब पूरा सारा मिलाकर एवरेज कितना आएगा वो बताओ। तो ठीक है, तो हम क्या करें? माना, सपोज एवरेज। अब हम एवरेज कितना माने? इधर 72 है, इधर 79 है, इधर 83 है। अगर मैं 72 मानता हूं तो ये दोनों बड़े हो जाएंगे, 83 मानता हूं तो छोटे हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि मैं 79 मान लेता हूं। तो मैं एवरेज को क्या मान लेता हूं? 79। कुछ भी मान सकते हो आप, 80 मानोगे तो भी चलेगा, बट समझदारी किसमें? 80 मानूंगा तो 80 को तीनों से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक मान लेता हूं, कम से कम वो तो एडजस्ट अपने आप हो गया। तो मैंने एवरेज कितना मान लिया? 79 मान लिया। अब क्या हुआ? 79 मैंने एवरेज माना तो ये वाला लॉट तो मेरा खत्म हो गया। इसमें तो मुझे दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि ये तो 3 बच्चे मैंने मान लिए 79 के थे। तो ये 4 बच्चे 72 के हिसाब से, चूंकि मैंने 79 माना और 72 में 7 का फर्क है। कितना फर्क है? 7 का फर्क है। और 4 बच्चों में तो -7 और 4 का फर्क डालूंगा तो ये वाला लॉट अपने साथ 28 कम दिखा रहा है। ये वाला लॉट अपने साथ क्या कर रहा है बताओ? 28 कम दिखा रहा है। इधर बात करें तो ये 4, 79 मैंने मान रखा है 83 है और माइनस नहीं है प्लस है, तो ये 4 जा रहा है क्योंकि एक ही तो बच्चा है। तो 4 को 1 से गुना करे तो 1 ही होने वाला है। यहां पर नेट रिजल्ट क्या होने वाला है? इनके पास 28 का घाटा है, इनके पास 4 का फायदा है। तो नेट 28 में से 4 घटाओ तो 24 का नुकसान है। और इस 24 के नुकसान को हमने ये बार बार सीख रखा है कि कुछ घटता है तो बराबरी से रिकवर करते हैं और कुछ बढ़ता है तो बराबरी से बांटते हैं। तो ये जो 24 है ये ईच वन में, हर किसी में कैसे बटेगा? ये 24 बटेगा जितने बच्चे उनमें 4 + 3 + 1 8 हो गया। तो 8 से डिवाइड करो तो 3 का घाटा आने वाला है।
तो आप इसमें से 3 घटा दीजिएगा और आपका सही उत्तर क्या निकल कर आएगा? 76, 76, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक बार बहुत ही जल्दी से, फुर्ती से, फटाफट से इसको दोबारा देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। देखो, अगर मैं यहां बात करूं, कक्षा ए, बी और सी में औसत अंक थे 72, 79 और 83। कक्षा ए और बी का औसत इसने दिया 75 और कक्षा बी और सी का औसत दिया 80। तो मैंने क्या किया, कक्षा ए और बी का रेशो निकाला, तो 72, 69 और ये 75, तो ये हायर माइनस एवरेज 4, 75 माइनस 72 3, तो ये ए और बी का औसत अनुपात आया बच्चों की संख्या का। ये हमेशा मार्क्स आते हो, रेशो हमेशा एलिगेशन संख्या का ही देता है, ये रूल है। इधर 79, 83 और 80 यहां पर है, तो यहां पर ये 3 और यहां पर 1, तो 3 अनुपात 1। बी इधर भी 3, बी इधर भी 3, तो कक्षा ए, कक्षा बी और कक्षा टी में छात्रों की संख्या 4 अनुपात 3 अनुपात 1 है और एवरेज ये है। तो मैंने अगले पेज पर किया कि ए, बी, सी 3 कक्षाओं में एवरेज मार्क्स तो 72, 79 और 83 है, जबकि बच्चों की संख्या 4 अनुपात 3 अनुपात 1 में है। अब हमने औसत कुछ भी मान लिया, तो हमने ये मानना अच्छा समझा कि भाई इनमें से ही कुछ मान लेते हैं। अब कॉमन सेंस लगाया कि ये मानते हैं तो फिर ये दोनों बढ़ेंगे, इससे मानते हैं दोनों घटेंगे, बीच वाला कुछ मान लेते हैं। तो 79 मैंने औसत मान लिया, 79 औसत माना, तो ये तो 3 बच्चे मान लो, इनको क्या फर्क पड़ता है, ये 3 बच्चे 79 के, तो ये तो हिसाब बराबर करके बैठे। लेकिन ये 79 मैंने सबको मान लिया, तो इन 79 और 72 में 7 का फर्क है, 7 का फर्क 4 बच्चों में, 7 4 28 का घाटा है, क्योंकि ये कम है, तो ये लॉट अपने साथ 28 कम लिए हुए है, जबकि सबको 79 बनाया तो इसको 28 देना पड़ेगा। इधर 4 ज्यादा, एक बच्चे में तो 4 ज्यादा, तो 4 तो यहां ज्यादा है और यह 28 कम है, तो हमारे को फिर भी 24 की कमी पड़ रही है। इन सबको 79 करने में 24 की कमी पड़ रही है, 24 है नहीं, तो 24 हमें बराबरी से रिकवर करना पड़ेगा। कितने बच्चों से? 4 + 3 + 1 8 बच्चों से, तो 24 को मैंने 8 बच्चों से कवर किया, तो हर किसी से 3-3 कवर हुआ, और 3-3 कवर हुआ तो फिर 3 मुझे कम करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर 79 - 3 76 रहेगा। उम्मीद करता हूं इस सेशन में आपको मजा आया होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा यही कोशिश रहती है कि आपकी सफलता में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे जरूर लाइक करें, अधिकतर लोगों में शेयर करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।